हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के हम करंट अफेयर्स को जानेंगे एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके लिए सॉल्व करेंगे एंड थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सेसिवली इंपॉर्टेंस देंगे या रेलेवेंस डिराइव करेंगे टू सम एडिशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, सो आज मैं होमवर्क तो नहीं आपको खैर बट आपके साथ कुछ और आर्टिकल्स भी डिस्कस करूंगी जिसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे बट आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह वो यूज हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको बता दें वीडियो के लिए कि हम पहले न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, न्यूज़ को डिस्कस करने के बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, देन हम जल्दी से आंसर डिस्कस करते हैं एंड वीडियो के एंड में जो आपको लिंक दिखेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिखता है वहां से जाके आप इन्हीं क्वेश्चन का आंसर जो है इन डिटेल पढ़ सकते हैं। राइट, तो पहली न्यूज आपकी डील करती है विद रिस्पेक्ट टू भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन फॉर न्यू कोविड स्ट्रेन्स। सो हमने लास्ट ही लेक्चर में जो कि सैटरडे को गया था उसके अंदर डिस्कस किया था या मैंने आपको कहा था कि कोविड स्ट्रेन्स क्या है। इनफैक्ट वैक्सीन को लेकर ना आप एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरह की वैक्सीन होती है, जिसमें मैंने आपको बोला था लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, डेड वायरस के लिए वैक्सीन है ना, देन सब यूनिट वैक्सीन होती हैं, mRNA DNA वैक्सीन की बात होती है, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, तो इनके ऊपर एक बार ध्यान नजर रख लेना है ना, पढ़ लेना। सो इसी के रिगार्डिंग इस न्यूज़ में एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है नया। जो हमारा कोविड स्ट्रेन है वो JN.1 कोविड है एंड इसके अलावा भारत बायोटेक ने अब नेजल वैक्सीन निकाल दी नए स्ट्रेन के लिए जो कि अगेन JN.1 कोविड का हमारा स्ट्रेन है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है कि भारत जो टेक है उन्होंने जब लास्ट टाइम कौन सी वैक्सीन को यहाँ पे बनाया था, कोवैक्सीन को बनाया था। ठीक है, तो अब ये डेड वायरस को यूज करके बनाई जाती है, तो इसका जो रिजल्ट है वो ओवरऑल अगर हम देखें वो भी एज कम्पेयर टू लाइव एटेन्यूएटेड वायरस जो है कम आएगा, है ना, बट ये बॉडी की इम्यूनिटी को इतनी ज्यादा बिल्ड नहीं करती है। बट इन द केस ऑफ पीपल जिनकी अब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, इन दैट सिचुएशन ऐसी वैक्सीन जो है वो काम आती हैं, वीकेंड वायरस के साथ जो वैक्सीन है वो काम आती हैं। तो सवाल देखते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर में और कुछ भी नहीं था कि आपको कंसिडर करना था पेयर्स को एंड कौन से पेयर्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर वैक्सीन्स आर करेक्टली मैच्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के तीनों की तीनों करेक्टली मैच्ड हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो तो मैं चाहती थी कि आपको सही आंसर यहाँ पे दे दिया जाए। ठीक है, सो अब देख लेते हैं क्या है। तो साथ में डिस्कस भी करेंगे कौन सी तरह की वैक्सीन होती हैं। पहले लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल्स आप देख लेना कौन से हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है वहां पे आपका जो लाइव वायरस होता है उसको लैब के अंदर वीक कर दिया जाता है। वीक करने के बाद उसको अब इंसर्ट कर दिया जाता है इन द बॉडी अलॉन्ग विद द वैक्सीन। ठीक है, जो हमारे पास सबस्ट्रेट आता है उसके साथ मिलाकर। सब उसके बाद बॉडी का जो अब प्रोसेस क्या रहता है, बी सेल्स टी सेल्स पिक्चर में आते हैं ना, एंड एंटीबॉडी से एंटीजेंस बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सक्सेस रेट बढ़ जाता है, बट जो अब इम्यूनिटी जिनकी कॉम्प्रोमाइज है, जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, सो इन दिस सिचुएशन उनके लिए यहाँ पर जो है ना बॉडी इतना ज़्यादा झेल नहीं पाती क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी मैंने बताया ना कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये होती हैं। देन इनएक्टिवेटेड और डेड वैक्सीन की जब हम बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको भी ये कोवैक्सीन की बात की थी, है ना, तो इसके अंदर जो वायरस है इसको मार दिया जाता है लैब के अंदर एंड देन अगेन वैक्सीन के तौर पे इंसर्ट कर दिया जाता है इन द बॉडी, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, रिलेटिवली अभी ये बैक्टीरिया जो है या वायरस की जब हम बात करते हैं दोबारा से एक्टिवेट तो हो नहीं सकता क्योंकि मर गया है। एटेन्यूएटेड की जब हम बात करते हैं तो वीकेंड है, तो बॉडी में जाकर वापस से इसका एक्टिव होना बहुत पॉसिबल है। एंड साथ में लाइव एटेन्यूएटेड में हम ये चीज़ भी देखते हैं कि ये वापस से अगर एप्लीकेबल हो जाता है या वापस से एक्टिव हो जाता है तो ये रिप्रोड्यूस करना भी शुरू कर देता है। ठीक है, सो इनएक्टिव या डेड वायरसेस के टाइम पे जब हम देखते हैं वैक्सीन में देखते हैं ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। सो अब पीपल विद कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी उनको ये वैक्सीन दे सकते हैं। देन ए सेल्युलर और सब यूनिट वैक्सीन। तो यह सब यूनिट वैक्सीन में ना दो तरह की वैक्सीन आती हैं, एक टॉक्सॉइड वैक्सीन आती है, कॉन्जुगेट वैक्सीन आती है। टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है स्पेसिफिकली फॉर टॉक्सिन्स, जिसमें मेजरली हम देखते हैं हमारा टेटनेस होता है ना। तो अब उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो सब यूनिट वैक्सीन में बेसिक मतलब यही होता है कि पूरा का पूरा वायरस कभी नहीं डाला जाएगा। जैसे हम लाइव एटेन्यूएटेड और इनएक्टिव में देखते हैं ना कि पूरा का पूरा वायरस डाला जा रहा है, इसमें ऐसा नहीं होता। सब यूनिट में होता है कि या तो हम एक पोर्शन यूज कर रहे हैं, अगर पोर्शन यूज कर रहे हैं तो हम उसको कॉन्जुगेट वैक्सीन बोलेंगे। ठीक है, टॉक्सॉइड या टैक्सॉइड वैक्सीन अगर हम बोलते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ वो टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग जो एलिमेंट है एक वायरस का उसको रिमूव करके पूरा का पूरा वायरस डालते हैं। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम रहता है। देन हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है जो कि अब जीन एडिटिंग के थ्रू बनाई जाती है। सो उसमें जितना रिक्वायर्ड जीन होता है फॉर द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीजेंस के रिलेशन में एंटीबॉडीज, तो उसके अकॉर्डिंगली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यहाँ पर बनाई जाती है। देन DNA एंड RNA वैक्सीन अगेन जहाँ पे हमें पता है कि बॉडी में जब इंसर्ट करने के बाद वो वैक्सीनेशन वो अब
रिप्रोडक्शन का मेजर जो है वाया साइटोप्लाज्म लेगी तो वो आरएनए वैक्सीन हो जाएगी, डीएनए वैक्सीन तब होगी जब वो वाया न्यूक्लियस पास होके यहाँ पे ऑर्डर पास करेगी, या एक तरह से कह सकते हो कि कमांड करेगी टू द बॉडी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो वो डीएनए वैक्सीन होगी, अदरवाइज वो आरएनए वैक्सीन होगी। तो इस किसी ना किसी कैटेगरी में यहाँ पर फॉल करती है कोई ना कोई वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन से पहले न्यूज देख लेते हैं। तो दिस आर्टिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि पीआईबी में यहाँ पे डिस्कस किया गया था, एंड कल का भी एक आर्टिकल है जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बट ये वाला आर्टिकल इज रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें एन नंबर ऑफ स्कीम्स डिस्कस की गई हैं, वो क्या क्या चीज़ें की गई हैं, किस चीज़ के लिए सबका विश्वास यहाँ पर जो सरकार ने लिया है या फिर कह सकते हो हासिल किया है, क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया है, भरमार यहाँ पर स्कीम्स की आपको दी गई है। सो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि संडे को एक वीडियो आपके लिए बनाकर दूंगी, ठीक है, तो संडे को 10 बजे वो वीडियो ऑलमोस्ट चली जाएगी, है ना, तो यहाँ पे आपकी रिविजन भी हो जाएगी, नई नई चीज़ें भी आप सीखेंगे। तो बेसिक सा की टेक अवेज के अलावा भी जितना भी यहाँ पे 8-9 पेजेस का वो आर्टिकल है ये जो पब्लिश किया गया है, इसको जरूर पढ़ना। थोड़ा हाइलाइट्स जो है अगर आपको मिल जाएंगे ना, आपकी आधे तो यहाँ पे सोशल इश्यूज में जितनी स्कीम्स हैं वो कवर हो जाएगी, ठीक है, आधी तो हो ही जाएंगी, इतनी सारी स्कीम्स यहाँ पे एन्यूमरेटेड है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि मैंने तो अभी सिर्फ एक स्कीम यूज किया, अगर मैं कॉम्बिनेशन यूज करती है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना। सो एक स्कीम से आप बाकी स्कीम्स अब आप खुद पढ़ सकते हैं पीआईबी में जाके, एक्सप्लेनर सेक्शंस में 9 जून को आप ये टाइटल देख सकते हैं यहाँ पर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, ठीक है। क्वेश्चन है कि पीएम जनधन योजना वाज लॉन्च्ड एज द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो ये डायरेक्टली जो लाइंस है मैंने ये पीआईबी के डेटा से ही उठाई हैं, ठीक है। सेकंड, इट एम्स टू प्रोवाइड एटलीस्ट 1 बेसिक बैंक अकाउंट टू एवरी हाउस होल्ड, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर यही है कि आपको करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट में से ढूंढना था कि करेक्ट वाली कौन सी है ना। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। पीएम जन धन योजना कि जन तक धन तो पहुंचाना है, पर धन पहुंचाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होने चाहिए, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट था कि सभी को फाइनेंशियल प्रोसेसेस में जो हमारी कंट्री में लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू बैंकिंग अगर हम बोले एक तरह से, है ना, कि बैंक एटलीस्ट एक फैमिली में एक तो हो, कि अगर हम किसी भी तरह की सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें पता तो लगे कि ऐसा भी तो ना हो कि कोई घपला हो, पता ही ना लगे कि किसी के नाम पे बैंक अकाउंट बन गया, जैसे पहले निकला करते थे, है ना। तो ऐसे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो सरकार चाहती है कि अब सभी का एटलीस्ट फैमिली में एक इंसान का बैंक अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इट वाज लॉन्च्ड एज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। एम क्या है कि यूनिवर्सल एक्सेस हो बैंकिंग फैसिलिटीज को लेकर कि एटलीस्ट फैमिली में एक बंदे के पास अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो। की हाइलाइट्स में डेटा थोड़ा सा उन्होंने कोट किया था कि जनधन के अकाउंट्स उन्होंने अराउंड 55.17 करोड़ खोले हैं, डिपॉजिट्स कितने हैं एंड वुमेन अकाउंट स्पेसिफिकली इसके अंदर कितने हैं, राइट। सो नेक्स्ट अब हम अगर जानेंगे तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो नारी शक्ति के लिए 11 ईयर्स ऑफ एम्पावरमेंट यहाँ पर कर लिए गए हैं कंप्लीट। तो उसी के रिगार्डिंग एक स्पीच भी गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइम मिनिस्टर के थ्रू दी गई थी। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी उसके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ 1 या 2 स्कीम्स के बारे में मेंशन किया गया था, ठीक है, जिसमें उज्ज्वला योजना थी, मुद्रा लोन्स थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में था, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया। लाइव बर्थ्स की बात की थी उन्होंने कि जो लाइव बर्थ्स हो रहे हैं, जो हमारी मोर्टालिटी रेट है विद रिस्पेक्ट टू मदर्स, है ना, तो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट या मदर्स के केस में जब हम देखते हैं तो वो कम हो गए हैं मोर्टालिटी रेट्स, है ना। सो अब इसको भी इन डिटेल यहाँ पे कवर किया गया है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक स्पेसिफिक स्कीम कवर की गई थी बहुत ज़्यादा। तो दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड कि इंडियाज मेटर्नल मोर्टालिटी रेशियो डिक्लाइन टू 80 per lakh live births in 2021-2023 under the प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। Which of the following statements is or are correct? करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से ढूंढनी थी। सो अगेन ये अगर आप पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाता, अगर नहीं पढ़ा था तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है वो आपको गलत बताई गई है। मिनिस्ट्री देख लेते हैं, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करती है। एंड हमारा जो मोर्टालिटी रेट है ना, इंडिया का मेटर्नल मोर्टालिटी रेट जो है वो कम हो गया है। दैट इज अराउंड जो 80 लाख पर लाइव बर्थ्स था, मतलब है अभी के लिए अगर देखें तो पहले 130 लाख पर लाइव बर्थ हुआ करता था एट द टाइम ऑफ 2014 एंड 2016। तो ये आपको डाटा भी गिवन है। सो नेक्स्ट, अब मनरेगा की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका डिमांड बढ़ गया है, बट इट डज नॉट सिग्नल रूरल डिस्ट्रेस।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ अभी, तो इस न्यूज़ में आपको यही बताया गया है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मनरेगा, जैसे आज के अभी जून चल रहा है ना, लास्ट ईयर जून में जो है वो डिमांड कंपैरेटिवली हाई थी, बट इस टाइम पे अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली जो डिमांड है जून के महीने में वो कम हो गई है। ठीक है, बट धीरे धीरे वो बढ़ रही है, बट वो रूरल डिस्ट्रेस को यहाँ पर दिखा रही है या नहीं दिखा रही है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे की गई है। तो उन्होंने बेसिक यहाँ पे यही चीज़ बताई है कि अपॉर्चुनिटीज जब फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स में डिक्लाइन हो जाती है ना, इन दैट केस मनरेगा में जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब काम नहीं अवेलेबल होता, या आजकल के केस में अगर हम देख रहे हैं तो मॉनसून जो है वो प्री मैच्योर आ रहा है, सो इन दैट केस फसल भी खराब हो रही है ना। तो अब यह नया सीजन जो है जिसके अकॉर्डिंगली बोई की है, बोना था, वो चीज़ भी नहीं हो रही है ना। तो हार्वेस्टिंग के बाद अब न्यू सीजन शुरू होने से पहले ही मॉनसून का सिचुएशन जो है इसकी वजह से खराब हो रहा है, फसल भी बीच में खराब होनी शुरू हो गई है ना। तो अनप्रिडिक्टेबल जो पैटर्न है, इस वजह से जो मनरेगा है उसके अंदर डिमांड बढ़ गई है। तो मनरेगा क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए कि 100 डेज की यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बट आप अनस्किल्ड लेबर को ही मिलती है ना। सो अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे जो ये डाटा है पूरा एनुमरेट किया गया है। तो इसी पे ही हमने एक सवाल आपको पूछा है, दैट इज कि महात्मा गांधी नरेगा प्रायोरिटाइजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप। सेकेंड, कि इन अप्रैल 2025 द डिमांड फॉर मनरेगा रोज टू 20.12 मिलियन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। वैसे इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, रोज नहीं मतलब राइज नहीं हुई है, फॉल हुई है। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप बोलो तो ऐसा तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इन्वायरमेंट स्टूवर्डशिप की हमने बात मनरेगा में कभी की नहीं है, बट दिस ऑल्सो एग्जिस्ट। तो अनस्किल्ड लेबर है ना, तो हो सकता है अब सरकार चाहती है कि ट्रीज की प्लांटेशन हो, अनस्किल्ड लेबर को वहां पे लगा दिया जाए, तो ये काम तो किया जा सकता है ना अनस्किल्ड लेबर के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, सो ये जो अब नेशनल वे में अगर मैं आपको बता रही हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट स्टूवर्डशिप है, ये ऑटोमेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैंने मनरेगा की वेबसाइट से ही उठाया है। ठीक है, सो एनवायरमेंट स्टूवर्डशिप स्ट्राइविंग टू क्रिएट ग्रीनर मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर generations to come, कैसे? बाय प्रायोरिटाइजिंग वर्क दैट कंट्रीब्यूट टू इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये काम हो रहा है मनरेगा के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? द डिमांड फेल। ठीक है, इट डिड नॉट राइज, इट फेल। सो नेक्स्ट है अब हमारा रूरल पॉवर्टी लाइन इज इन। सो अब हमारा जो पॉवर्टी लाइन है वो वर्ल्ड बैंक टाइम टू टाइम क्या करता है, ऊपर नीचे शिफ्ट करता रहता है एज कंपेयर टू व्हाट, कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो अब वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है कि लास्ट टाइम जो पॉवर्टी है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम आज कंपेयर करके देखें तो अब हमारे पास एक यूनिवर्सल जो है वो होना चाहिए ना, करेंसी होनी चाहिए, तो डॉलर के बेसिस पे कि पर डे पे कौन सा इंसान कितना कमाता है अगर, तो वो पुअर है। सो पहले के टाइम पे देखें तो 2.1 समथिंग हुआ करता था कि अगर आप दिन के 2.1 अराउंड डॉलर्स अगर कमा रहे हैं तो आप, या उससे कम कमा रहे हैं तो आप पुअर हैं। बट अब ये जो वैल्यू है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली ये $3 हो गई है, $3 पर डे। ठीक है, अगर आप $3 या 3 से कम कमा रहे हैं तो आप एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में आएंगे, राइट। सो अब ये चीज़ यहाँ पर पब्लिश की गई है एंड न्यूमरस डाटा, सो गो थ्रू इट वंस। बट मैं आपको मेजर यहाँ पे रेलेवेंस ड्रॉ करके बता रही हूँ कि क्या है, कि पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन है मिनिमम स्पेंडिंग लेवल जो कि रिक्वायर्ड है रोटी कपड़ा और मकान के लिए। ठीक है, जितना पैसा आप स्पेंड करते हैं अपने रोटी कपड़ा मकान को सस्टेन करने के लिए, दैट इज आपकी पॉवर्टी लाइन। अगर आप वो भी पूरा नहीं कर पा रहे तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाते हैं। सो अब ये किसकी वजह से होता है, ये चीज़ को मेंशन करने के लिए या डिराइव करने के लिए कि आपने कैसे बोल दिया कि पूरे वर्ल्ड को कंपेयर करने के लिए। सो पहली चीज़ यही है कि अब 1990s में कीनिया में बेसिकली ये स्टडी जब की गई थी तो एक स्पेसिफिक चीज़ निकाली गई थी कि हम सारी करेंसीज को मैच तो नहीं कर सकते, डॉलर का यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके अलावा हम मेजर कर सकते हैं कि एटलीस्ट के परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी है। परचेजिंग पावर पैरिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि $1 में इंडिया में कितना सामान आ सकता है एज कम्पेयर टू $1 में कीनिया में कितना सामान आ सकता है, या यूएस में कितना सामान आ सकता है। हालांकि यहाँ पे मैं यूएस वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, यूएस को इंक्लूड नहीं करना चाहती, उसका भी रीज़न यहाँ पे जानेंगे। तो इसी तरीके से बोल दिया कि एक करेंसी को रखते हैं, उस हिसाब से देख लेते हैं कि पूरी कंट्रीज में कितना कितना पैसे में, इतने पैसे में कितना कितना कौन ले सकता है सामान। सो उसी के बेसिस पे अब कंज्यूमर्स जो है कितना कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे आपसे बोला जा सकता है, या बोला गया कि हम परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे ये अब चीज को डिराइव कर रहे हैं एंड एक पॉवर्टी लाइन को ड्रॉ करेंगे।
राइट पहले वाला मैंने फिगर बता दिया, अब वाला फिगर आपको बता रही हूँ। सो इसी के रिगार्डिंग अभी आपको जानना चाहिए यहाँ पे कि क्या है कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, पॉवर्टी की डेफिनेशन एग्जैक्टली में क्या है इंडियन लॉज के तहत, ठीक है, एंड बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए यहाँ पे सरकार ने कौन सी स्कीम्स को लॉन्च किया है, देन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं सरकार के द्वारा कि ये जो बीपीएल वाला डाटा है स्पेसिफिकली इनको केटर करते हुए भी कि इनको ऊपर कैसे लेके जा सके, एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड की जा सके, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जा सकती हैं। सो अब इसके अलावा आपको हाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, मॉस्पी के बारे में पता होना चाहिए, एनएसएसओ के बारे में पता होना चाहिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कौन पब्लिश करता है इसका डाटा वैसे, ठीक है वो, और सीपीआई का डाटा कौन पब्लिश करता है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखकर आपको पता लग जाना चाहिए। सवाल ये है कि ग्लोबल पॉवर्टी लाइन इज एक्चुअली अ मीडियन फॉर ओनली लो इनकम कंट्रीज दैट इंडिकेट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। मैं इसी की ही बात कर रही थी कि मैं यहाँ पे यूएस को इंक्लूड क्यों नहीं करना चाहती, कि 3 तरह की पॉवर्टी लाइन्स है। चलो पीछे चलते हैं, पहले 3 तरह की पॉवर्टी लाइन्स जो है वो वर्ल्ड बैंक उसके बेसिस पे डिसाइड करता है। पहले लो इनकम कंट्रीज की, मीडियम इनकम कंट्रीज की, एंड देन फर्दर हमारे पास जो मिडिल इनकम कंट्रीज के बाद जो उसके बाद हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन होती है। वैसे इसी तरीके से 3 पॉवर्टी लाइन्स को डिराइव किया जाता है। अब मीडियन क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड। मीडियन होती है हमारी एवरेज, ठीक है, एवरेज जो है बाकी सब कंट्रीज की निकल के आ रही है जो कि लो इनकम कंट्रीज है। लो इनकम कंट्रीज में भी अब बिलो पॉवर्टी लाइन है, दैट मींस यू आर एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है। ये चीज ये स्टेटमेंट बोल रही थी। मिडिल इनकम कंट्रीज में आपकी कितना खर्चा बढ़ता है उस हिसाब से आप कितने पुअर है, तो एक्सट्रीमली पुअर नहीं तो बट आप पुअर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस चीज को डिराइव किया जाता है। एंड अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। The global poverty line is adjusted based on the purchasing power parity of the people in different countries. We have discussed this. Third, कि this data is based on the WPI collected by Ministry of Commerce and Industry. तो how many of these statements are correct? तो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सिर्फ 2 और 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट थी। पहले मीडियन, मैंने आपको बता दिया कि लो इनकम का यहाँ पर एवरेज है, करेक्ट है। दूसरी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर होता है, $1 में कितना सामान आएगा, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। WPI की स्टेटमेंट से यहाँ पे यार WPI जो पब्लिश किया जाता है उस पर नहीं होता। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं उसका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली जो सर्वे तैयार किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सर्वे को, वर्ल्ड बैंक के सर्वे जो होता है हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। अब वो NSSO पब्लिश करता है मॉस्पी के थ्रू। उसी के डेटा को यहाँ पे यूज किया जाता है जस्ट बताने के लिए। तो यहाँ पे CPI का ज्यादा रोल होता है, WPI का रोल नहीं होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, कॉपर वायर ट्यूब इंपोर्ट्स हिट मल्टी ईयर हाइज इन फाइनेंशियल ईयर 25, कैथोड शिपमेंट्स ड्रॉप। बेसिक सा आइडिया यहाँ पे यही है कि क्वालिटी चेक लगा दिया गया इंडिया की तरफ से कॉपर को इम्पोर्ट करने के लिए, ठीक है, कि कॉपर से जैसे हम कॉपर वायर की बात कर रहे हैं या कॉपर से रिलेटेड कैथोड्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि कैथोड्स की जो इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो सप्लाई चेन डिस्टर्बटेड थी, उसके अलावा कॉपर की अब वो बोल रहे थे कि सप्लाई चेन डिस्टर्बटेड है, कैथोड छोड़िए, अब हम कॉपर वायर और ट्यूब्स के थ्रू ही काम चला के खुद से बनाना शुरू कर देंगे, है ना, कि इंडिया में रॉ मटेरियल ले आइए। अब उससे क्या बेसिक फायदा यही है, फायदा भी क्या नुकसान भी है। फायदा यही था कि इंडिया खुद से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता था, बट इंपोर्ट के ऊपर जो है डिपेंडेंट तो है ही है। नुकसान इससे यही था कि आप कुछ भी तरह की क्वालिटी चेक अवेलेबल नहीं थी। इसी तरीके से अब क्या किया गया, सरकार ने यहाँ पे क्वालिटी चेक इंट्रोड्यूस कर दिया एंड कहा कि जो भी कंपनीज यहाँ पे अब एक्सपोर्ट करना चाहती है अपना सामान, तो वो अब हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के तौर पे यहाँ पे रजिस्टर करा के लाइसेंस ले, उसके बाद ये वाला काम हो सकता है, ठीक है। अब कॉपर के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि क्रिटिकल मिनरल के तहत यहाँ पर काउंट किया जाता है, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिलेटेड यहाँ पर लॉज या रूल्स बना सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें थी कि क्या है कि कॉपर जो है क्लासिफाई किया गया है क्रिटिकल मिनरल, लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोड्यूस है, हाई डिमांड है। कहाँ पे इसकी यूजेबिलिटी होती है, क्यों, कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो अब देखेंगे एसीज के अंदर यूज़ हो रहा है, गीजर्स में यूज़ होता है, हीटर्स के अंदर बेसिक यूज़ हो रहा है इसका। तो कंडक्शन जहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी या कंडक्शन होती है, उसी के तरीके से कॉटन की वहाँ पे यूजेबिलिटी होती है। तो सबसे बड़ी बात ये क्रिटिकल एलिमेंट है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये डाटा आप देख लीजिएगा कि क्या रिड्यूस हुआ है, क्या एक्सीड हुआ है। That's it. Consider the following: bismuth, cobalt, copper, gallium, graphite, tin. How many of the minerals stated above are critical minerals as per the Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957? तो इसका करेक्ट आंसर है कि सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। डी, सारे के सारे यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं।
तो आपको लिस्ट में आपको दे रही हूँ, इसको रट्टा मार लेना, थोड़ा आइडिया लगा लेना, या एटलीस्ट आप कह सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि आपसे हो सकता है ऐसे सवाल पूछे जा सके, ठीक है। दीज आर द नेम्स: antimony, beryllium, bismuth, cobalt, copper, gallium, germanium, graphite, hafnium, indium, then lithium, molybdenum, then niobium, nickel, PGE, phosphorus, potash, rare earth elements, then rhenium, silicon, strontium, tantalum, then tellurium, tin, titanium, tungsten, vanadium, zirconium, then selenium and cadmium। तो ये सारे के सारे हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है। 30 के 30, एंड आउट ऑफ दीज 30, 24 पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है, बट ऐसे 6 हैं जिसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पर राइट्स दिए गए हैं। तो वो 6 कौन से आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सो मीट इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप जो कि श्रीनगर में हुई है, 6 मंथ्स की हो चुकी है ये। जीन एडिटिंग की बात की गई है तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है? CRISPR-Cas9 को यूज किया गया है, ठीक है, जीन एडिटिंग के लिए। एंड CRISPR-Cas9 क्या होता है इसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको क्लोनिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्लोनिंग से रिलेटेड, दैट्स इट, यहाँ पे न्यूज़ खत्म हो जाती है। अब ये कौन सी वेराइटी है? कश्मीर मेरिनो, इंडिया की फर्स्ट जीन एडिटेड शीप। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है, राइट। सो सवाल देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू CRISPR-Cas9 कंसिडर द फॉलोइंग कि CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी कैन ओनली रिमूव द सेक्शंस ऑफ द DNA सीक्वेंस। सेकंड, Cas9 फॉलोज द गाइड RNA टू द सेम लोकेशन इन द DNA सीक्वेंस। आप पहली स्टेटमेंट जो है आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लग रही होगी, एंड आपको पता है कि अब CRISPR-Cas9 की बात कर रहे हैं तो उसमें जीन एडिटिंग यूज़ किया जा रहा है ना, तो जीन को एडिट कर रहे हैं तो रिमूव भी तो कर सकते हैं, रिमूव के साथ साथ ऐड भी तो कर सकते हो। ऐड किया है कुछ रिमूव करके, तभी तो हमारे पास ऐसे जो है अपनी मर्जी से आप बना सकते हो किसी भी तरह का, आप ट्राई कर सकते हो कि जीन एडिटेड कोई भी अब ऐसा ब्रीडिंग की जा सके। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। देन Cas9 जो है वो एग्जैक्टली RNA को गाइड करता है उसी लोकेशन पे DNA सीक्वेंस में। तो बेसिक यहाँ पे आइडिया यही है कि हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट नंबर 2 ही है। सो अब हमारा टारगेट सीक्वेंस है, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बता रही हूँ, टारगेट सीक्वेंस है, इसके अंदर सपोज कीजिए आपने कुछ एडिटिंग करनी है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, Cas9 सीजर्स होती हैं, उसको यहाँ पे सपोज कीजिए इस एरिया को यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं, इसको रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे। एंड इससे क्या होगा, अब हमारे पास आपको गाइड करना है ना, उसको डबल स्ट्रैंड को तो खराब नहीं कर सकते ना आप DNA के, तो उसी तरीके से आप नया कुछ RNA भी बनाएंगे, RNA उसमें डालेंगे और उसको सेम ही जगह पे तो बनाएंगे ना, कॉपी बनानी है आपको, सेम ही जगह पे तो डालोगे। सो अब RNA DNA की जगह पे डाला जाता है और सेम ही लोकेशन पे डाला जाता है, सेकंड स्टेटमेंट यही बोल रही है। उसके बाद अब एंजाइम जो है वो बाइंड कर देता है एंड गाइड करता है RNA को। फर्दर जो है Cas9 एंजाइम से आप कट कर देते हैं स्ट्रैंड को एंड म्यूटेशन जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। सिंपल सी कहानी है यहाँ पे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। देन आइंग ऑन स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट एडवांटेज, इंडिया नॉट कीन टू डेंट टर्की ट्रेड टाइज। सो बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ पर की गई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला गया। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे, अब टर्की ने क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट किया था तो इंडिया की तरफ से काफ़ी हेट आई थी विद रिस्पेक्ट टू टर्की एंड उनके साथ जितना भी हमारा ट्रेड होता है, राइट। तो अब इंडियन ट्रेडर्स ने क्या किया था, या इवन के टूरिस्ट ने बोल दिया था कि हम टर्की और अजरबैजान के लिए स्पेसिफिकली अपने जितने भी टूरिस्ट पैकेजेस हैं हम कैंसिल कर रहे हैं, ऐसी खबर आई थी, है ना। अब ऐसा क्या किया गया है, हिमाचल प्रदेश की जितना भी यूनियन है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिलती है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो एप्पल आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना टर्की से, उनका जो लेवल है वो मैच नहीं करता, एंड हमारा जो लोकल यहाँ पे एप्पल उगाने वाला व्यक्ति है हिमाचल से या हिली स्टेट से, उनके बिजनेस के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। कि जस्ट सरकार के लिए तो ये एक बिजनेस डील होगी, बट इट इज़ द बैकबोन ऑफ द हिल स्टेट्स के एप्पल्स का प्रोडक्शन, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट जब भी हम बात करते हैं तो हमारे लिए तो ये हमारी आप कह सकते हो रोटी दाल है, ठीक है। सो इसी के साथ साथ जो मार्बल प्रोसेसर्स हैं उदयपुर के, उन्होंने भी PMO को ये चिट्ठी लिख के बोला कि टर्की से जो हम मार्बल इंपोर्ट करते हैं ना उसको बंद कर दीजिए प्लीज, कि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, और उन्होंने वहां पे ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया, राइट। सो अब उन्होंने ये बोला है कि डाटा को कोट किया है इस न्यूज़ के अंदर कि हमारा ट्रेड एक्चुअली में क्या होता है, तो हम ट्रेड सरप्लस में है टर्की से। अगर अब देखा जाए तो सरकार ये चाहती है कि हम ये सरप्लस खराब भी क्यों करें, तो हम ये ट्रेड के जो टाइज हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंपल इंसिडेंट दैट टुक प्लेस, हम उसके ऊपर जो है इम्पैक्ट नहीं होने देगा। तो इंडिया से क्या बेसिक जाता है यहाँ से सामान, एप्पल्स आते हैं,
एप्पल्स आते हैं। कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर हमारे पास MSMEs का है, एंड जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पे। अगर इंपोर्ट की बात करें तो नट्स होते हैं एंड एप्पल्स वगैरह यहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं, एंड मार्बल भी इंपोर्ट करते हैं हम टर्की से। तो ट्रेड सरप्लस में है हम टर्की के साथ। सो बस अब यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि टूरिज्म के ज़्यादा क्या है। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पे कुछ जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने रिवोक की थी सिक्योरिटी क्लियरेंस इंडियन आर्म ऑफ टर्की हेडक्वार्टर्स एयरपोर्ट ग्राउंड कॉलिंग को, हैंडलिंग टीम को। यहाँ पर बोला था कि सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे आपका जो ये जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसके बेसिस पे कुछ डिस्प्यूट हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे न्यूज़ में कुछ भी नहीं गिवन है। अब न्यूज़ के हिसाब से हम थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल के सवाल देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद टर्की? आर्मीनिया, जॉर्जिया, ग्रीस एंड सर्बिया। फेयरली सिंपल क्वेश्चन था, मैप रिलेटेड सवाल है आपसे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज कि सर्बिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद टर्की, क्योंकि सर्बिया की जब हम बात करते हैं इट लाइज समवेयर है। दिस इज सर्बिया, बाकी सब टर्की ये है, एंड आसपास की जितनी भी कंट्रीज है आप देख ही सकते हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देन 2034 अर्लीस्ट फॉर जॉइंट पोल्स पैनल चीफ। तो बेसिकली एक तरह से आपको वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह रहा है। तो अब उसके रिगार्डिंग जो बिल है उसका नंबर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? 129th अमेंडमेंट बिल होगा 2024 का। अमेंडमेंट एक्ट नहीं, अमेंडमेंट बिल होगा ये अगर पास होता है वन नेशन वन इलेक्शन का। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रोसेस बताया कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, यहाँ पे नोटिफाई करेंगे कि सभी स्टेट्स का, और अब हमारा जो स्टेट्स का, यूटीज़ का, या इवन के जो हमारा लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो एक ही टाइम पे होंगे। एंड वो तभी होंगे जब अगर ये चीज़ पास हो जाती है, बिल पास हो जाता है 2034 के बाद जो है ये प्रोसेस होगा। तो अगर सरकार गिर भी जाती है पहले, तो जो रिमेनिंग पीरियड है उसके अंदर भी इलेक्शन हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, सो अब इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 327 की यहाँ पे बात की, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड फेडरलिज्म की बात हुई। तो यहाँ पे डिबेट चल रहा था कि जो अपोजिशन है वो कह रही है कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो उन्होंने बोला कि फेडरलिज्म की बात है, तो यहाँ पे गलती क्या हो गई? उन्होंने यहाँ पे बोला कि लोकसभा के इलेक्शंस के साथ ऐसे मल्टीपल स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं तब फेडरलिज्म नहीं होती खराब। या इवन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 1967 तक हर एक स्टेट में लोकसभा के साथ ही इलेक्शन हुए हैं, तो क्या तब फेडरलिज्म खराब नहीं हुई? सो इसी तरीके से यहाँ पे बिल्डअप करने की बात है। तो मेजरली यहाँ पे देखिए तो मेन से रिलेटेड ही आपको बोली गई है चीज़ें, बट जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस टाइम पे अकाउंटेबिलिटी कौन सेट करेगा। द पर्सन ऑल्सो मैंशन, जो जिन्होंने पैनल चीफ जो है उन्होंने ये चीज़ बोली गई है, पैनल चीफ जो भी रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने ये भी चीज़ बोली है कि आप एक चीज़ खुद सोचिए कि लोकसभा और जो हमारे असेंबली इलेक्शंस की बात करते हैं इन अ स्टेट, अगर हम इन दोनों को अलग अलग कंडक्ट कराते हैं, सो इन दैट सिचुएशन जो हमारा मैन पावर है, यानी कि जो टीचर्स है जो स्कूल से एब्सेंट रहते हैं या उनको जाना पड़ता है इलेक्शन ड्यूटी के लिए, वो टाइम भी कम लगेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है, तो उससे खर्चा भी तो बचेगा सरकार का, हमारा जो एफर्ट है वो दो बार नहीं लगेगा। सो फेडरलिज्म की भी उन्होंने बात यहीं से की। सो अब इसी चीज़ को यहाँ पर जो है बोला गया, बार बार मेंशन किया गया। सो अब 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी सरकार को इन दिस केस अगर ये पास हो जाता है तो। ठीक है, सो ये चीज़ आपको बोली गई। सो सिंपल सा सवाल इसके रिलेटेड पूछेंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग कि पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इलेक्शंस। Second, the word Raj Pramukh was omitted by the 7th constitutional amendment. Which of the following statements above is are correct? तो करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट जो है वो क्यों है? पार्ट 16 नहीं, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। देन अब राज प्रमुख जो है हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ओमिट किया गया था, ना कि यहाँ पर जो 6th आपको बोला गया है, सॉरी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड ओमिटेड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो अकॉर्डिंगली सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है, एंड ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। राइट, करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि न्यू स्टडी मेक्स कंट्रोवर्शियल वेदर ट्वीकिंग आइडिया मोर रियलिस्टिक। सो बेसिक्स आइडिया यहाँ पर यही है कि हम स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है?
एरोसोल्स की बात कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग की, जब हम बात करते हैं एरोसोल स्प्रे होते हैं क्लाउड सीडिंग के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है उससे कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट जो अर्थ तक सूर्य की रेज पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि अब जो रिफ्लेक्शन है वो, या आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट जो बोला जाता है कि अर्थ तक सन रेज जो है वो पहुंचने में दिक्कत होती है ना। तो अब इसी तरीके से बोला जा रहा है कि जो अब जितने हाइट पे हम यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन में अगर यही जो है क्लाउड सीडिंग वाला काम, क्लाउड सीडिंग तो नहीं, क्लाउड्स काफ़ी नीचे लेवल पे पहुंच जाते हैं 20 किलोमीटर्स अराउंड, तो यही हम जो एरोसोल स्प्रे अगर स्ट्रेटोस्फेयर में करें तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और ग्लोबल लेवल पे होगा, कि इवन इफ अ सिंगल कंट्री डज इट तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर होगा हमारे, है ना। सो अब ये स्ट्रेटोस्फेयर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर पता होना चाहिए न्यूज़ के अंदर के स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है, जो हमारी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसको ऑर्डर क्या होना चाहिए, एंड जो ये हमारी क्लाउड सीडिंग है उसका क्या काम है, एरोसोल्स के अंदर एरोसोल स्प्रे कौन से यूज होते हैं। ये जो आइडिया जो है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन का, ये आता है विद इट डिराइव्स इट्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम व्हाट, वोल्केनिक इरप्शंस। सो वोल्केनोज जो है काफ़ी ज़्यादा एयर यहाँ पर इरप्शन की वजह से डेंसली बनाते हैं ना धुआं काफ़ी ज़्यादा हाइट तक, है ना। तो उस टाइम पे हमें क्या पता है, ये चीज़ भी हम पढ़ते हैं ना कि कूलिंग इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से। तो कूलिंग इम्पैक्ट की वजह से भी नो कि इसी तरीके से अगर हम जो एरोसोल्स है वो भी रिलीज होते हैं इन द वोल्केनिक इरप्शन। सो सेम तरीके से अगर हम क्यों ना इसको मैनुअली कर दें, बट इसका जो अब रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सो दैट विल ओनली बी पॉसिबल कि अगर वर्ल्ड एज अ होल इज रेडी टू फेस दैट, राइट। सो हमारा क्वेश्चन यही है कि विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग कि इट वाज इंस्पायर्ड बाय वोल्केनिक इरप्शंस। सेकंड, हायर ऑल्टीट्यूड इंजेक्शन इज लेस इफेक्टिव बिकॉज पार्टिकल्स स्टे फॉर अ शॉर्टर पीरियड। सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड जो है यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर की ही क्यों बात की गई, क्योंकि जितने लेवल पे अगर हम देखें हाई ऑन द अर्थ अराउंड 18-20 किलोमीटर्स की बात की जा रही है, वो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो जब अर्थ से दूर होगा या फिर रेन जहाँ पे होती है उससे ऊपर रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि वो इम्पैक्ट उनका एरोसोल्स का ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बट अगर हम लोअर लेवल्स की बात कर रहे हैं तो विंड का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ जाता है, हमारा जो विंड सिस्टम है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। दैन उसके बाद रेनफॉल हो जाती है, तो वो अब क्या होगा, वाटर को कंटामिनेट करके एसिड रेन, जो कि अभी भी इस केस में पॉसिबल है, ठीक है, हो सकती है इसी केस में, जो कि अब नेगेटिव या ड्रॉबैक भी है इसका। बट इन दैट केस अगर हम देखें शॉर्टर पीरियड नहीं, वो लॉन्गर पीरियड के लिए होगा, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव हायर ऑल्टीट्यूड्स में एज कम्पेयर टू द लोअर ऑल्टीट्यूड्स, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो टेम्परेरी रहेगा लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एयर का इतना इम्पैक्ट नहीं है, विंड सिस्टम का इतना इम्पैक्ट उसमें नहीं होता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि हायर ऑल्टीट्यूड्स को ले जाने तक अगर इसको हमें करना है तो स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट जो है हमें मंगवाने पड़ेंगे या बनवाने पड़ेंगे, राइट। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सो एक्स्ट्रा कुछ देख लेते हैं कि इंडिया मंगोलिया की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट है। देन अब क्या है कि ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के लिए है एंड सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन के लिए अंडर यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। सो नाम आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। इंडिया इज कीपिंग एन आई ऑन पाकिस्तान बजट कि जो अभी IMF से फंडिंग मिली है, या आप कह सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू के जो भी फंडिंग यहाँ पर दी जा रही हैं टाइमली पाकिस्तान को, तो अब बजट के ऊपर क्या यहाँ पर देखा जा रहा है कि GDP में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो अब IMF ने स्पेसिफिक चीज़ें आप बोली हैं कि ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमी के लिए, बट अब वो चीज़ बजट में कितना ज़्यादा नज़र आती है, उसी को यहाँ पर लेकर इंडिया सतर्क है कि अगर कुछ ना कुछ लग रहा है ना कि डिफेंस बजट में एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, तो वील टेक इट टू द वर्ल्ड बैंक एंड इवन IMF के पास भी कि ये सारी चीज़ें जो है आपकी फंड्स जो हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। देन 72% कॉस्ट रिकवरी रेट फॉर अनियन प्रोक्योरमेंट, कि इस साल सरकार बोल रही है कि हम 72% अनियन को प्रोक्योर कर लेंगे, एंड इसमें अब यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हो रहा है कि जो हार्वेस्टिंग से लेके मार्केट तक पहुँचने तक जितना बीच में प्रोसेसेस रहेंगे वो सरकार खुद से करना चाहती है, एंड इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन एंड दैट ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन, आपस में मिलके सब विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट प्लेयर्स। दो सरकार का यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जहाँ इन्वॉल्व होगा तो वो कॉस्ट इंसेंटिव ऑब्वियसली होगा ही होगा, कॉस्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा ऑलरेडी होगा ही होगा। बट यहाँ पे मेजर बात यही है कि जो किसान है उनकी फसल खराब नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स में आते हैं हमारे पास। तो 72% प्रोक्योरमेंट यहाँ पर जो है इस बार सरकार ने स्टेट की है। देन अब जयशंकर जी जा रहे हैं बेल्जियम एंड फ्रांस के टूर पे, एंड बेसिकली यहाँ पे आइडिया यही है कि मेडिटेरेनियन राइसिना डायलॉग जो कि अब मार्सेई में हो रहा है,
उसके ऊपर यहाँ पर वो जाकर वहाँ पे उसको भी अटेंड करेंगे एंड राइसीना डायलॉग होगा क्या, होता क्या है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आप ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है अनटिल अनलेस कुछ बड़ी स्टेटमेंट नहीं आ जाती। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस 2026, सो वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर यू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट वंस एंड if you want to become a part of the Sleepy family you can enroll as well. So इसके अलावा अब अगर आप टेस्ट सीरीज ही प्रीलिम्स की देना चाहते हैं सो ऑनगोइंग बैच उसका भी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।